हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। लक्ष्य एक ही है, यूजीसी नेट 2026 जेआरएफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत हर हाल में 2026 में हमें यहां पर क्रैक एग्जाम को करना ही करना है, चाहे दिन रात एक करना पड़े। सच बताऊं दोस्तों, अक्सर ये मोटिवेशन के लिए काफी है, लेकिन जरूरत पता है सिर्फ हमेशा दिन रात एक करने की नहीं होती, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करने की होती है। अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एक सर्टेन लिमिट ऑफ क्वेश्चंस जो यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है यहां पर सॉल्व करने की, किसी भी पेपर को लेके अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो आप यकीन मानो उस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको यहां पर कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो वही सीरीज हम लोगों की साथ आप लोगों के लिए चला रहे हैं। आज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आप लोग रोज देखते होंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो यूजीसी नेट 2026 का जून वाला हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। दिसंबर जो यूजीसी नेट दिसंबर जिसका पेपर का आयोजन जनवरी में हुआ था, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम इसी तरीके से यहां पर पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं। अब जब हम यहां पर पेपर का पैटर्न कंप्लीट देख लेंगे ना, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज आप लोगों की एग्जाम निकालने में यूजीसी नेट 2026 का लक्ष्य जो आप लोगों ने सोचा है उसे क्रैक करने में यहां पर रामबाण साबित होगी। तो ये जो सीरीज है छोटे छोटे टाइम के लिए, भले ही इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, प्रैक्टिस सेशन को, जिससे आप लोग वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिस कर लो और जो टाइम बच रहा है एटलीस्ट उस आधे एक घंटे में अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी आप अपने एमसीक्यू की कर लो। इसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें ये सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। 119 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120 है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग यूजीसी नेट 2026 की लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहां पर टारगेटेड बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं। ये आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यहां पर इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यू के साथ साथ जो है द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको पूरा कंप्लीट पेपर जो लगभग पिछले 10 साल के पेपर है उनका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो यूजीसी नेट के द्वारा कराए गए हैं। पूरा एक बंच बना हुआ है। उस बंच में आप जाओगे, आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच आप लोगों के लिए काफी ज्यादा है। एक चीज और आज आपको दोस्त के नाते शेयर करूं, आप सभी बीएसआई एकेडमी के परिवार हो, यहां पर रास्ता दिखाना मेरा काम है, मार्ग बताना आप सभी को मेरा काम है। मैं आपको डेफिनेटली वो मार्ग बताऊंगा जो आप एक ही बार में यहां पर एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन साथ चलना जिम्मेदारी हम दोनों को निभानी पड़ेगी। क्लियर? उस पर साथ चलना आपको भी मेरे साथ में मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। अदरवाइज आप लोग 6-6 महीने लेट होते जाओगे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप 6 महीने लेट हो, एपी का जो एग्जाम आता है उससे डिले हो जाए। क्लियर? तो आज का क्वेश्चन है, हम यहां पर सबसे अच्छी बात है वही सेम पैटर्न क्वेश्चन के तरीके से रखेंगे जो हम यहां पर फॉलो करते आ रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को बताया मैंने, यहां पर आप लोगों के लिए पीडीएफ भी पूरी बना रखी है। उस पीडीएफ में जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम की पीडीएफ भी मैं ओपन करता हूं, ये यहां पर मैंने जो पीडीएफ बनाई है वो खुली हुई है। एक बार एग्जाम की पीडीएफ से हम इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 120 है वो है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर कमिटीज कमीशंस अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहां पर आपको कुछ कमेटीज और कमीशंस के नाम दिए गए हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर हमें क्रोनोलॉजिकल आधार में, क्रम के आधार में हमें उन्हें बनाना है। ठीक है, हिंदी की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर लोगे हिंदी। सबसे पहले दोस्तों भौरे कमेटी ऑन मेडिकल लाइब्रेरीज जो है, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1943 से 1946 का वो टाइम पीरियड है
जब यहां पर भौरे कमेटी ऑन मेडिकल लाइब्रेरीज की स्थापना की गई। यह सबसे पहले वो समिति है जिसका सर्वे हेल्थ के अंतर्गत किया जाता है, और यह जो लाइब्रेरीज है दोस्तों, ये मेडिकल लाइब्रेरीज के लिए रिकमेंडेशन देने का भी काम करती है। ये मेडिकल लाइब्रेरीज के लिए रिकमेंडेशन देने का भी काम करती है। क्लियर है। नेक्स्ट आती है दोस्तों यहां पर सिन्हा कमेटी। कौन सी कमेटी? सिन्हा कमेटी। ठीक है, सिन्हा कमेटी ये रही यहां पर एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। इसे हम यहां पर सिन्हा कमेटी के नाम से जानते हैं। केपी सिन्हा जो थे, कौन? केपी सिन्हा। करेक्ट। केपी सिन्हा साहब ने 1957 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए सिन्हा कमेटी बनाई थी, जिसको हम एडवाइजरी के तौर पर यहां पर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, जिसे रंगनाथन के द्वारा 1957 में, सेम ईयर में, इसे यहां पर अगस्त में और इसे यहां पर अक्टूबर में बनाया गया था। सिन्हा समिति के बाद बनाया गया था। जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो है लाइब्रेरीज के, यूजीसी ने रंगनाथन जी को यहां पर बनाया गया था। क्लियर। तो सबसे पहले हमने भौरे कमेटी ऑन मेडिकल लाइब्रेरी देखी, फिर हमने यहां पर सिन्हा समिति देखी है, और थर्ड जो है हमने यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी जो रंगनाथन की है वो देखी है। फोर्थ यहां पर दोस्तों निकल के आती है संकरन कमेटी। संकरन कमेटी जो है यहां पर हेल्थ साइंस लाइब्रेरीज के लिए 1960 में बनाई गई थी। क्लियर। और फिफ्थ दोस्तों यहां पर निकल के आती है डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन NAPLIS, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे लास्ट में इस समिति को यहां पर बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबसे पहले से हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई। यहां पर अगर आपको इन सारी समिति में से लगभग डिस्क्रिप्शन भी याद नहीं है, अगर ईयर याद है, या फिर लगभग एक दो लाइब्रेरीज का भी अगर ईयर याद है, तो यहां पर जो ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं उन ऑप्शंस को आप बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड वगैरह तरीके से आप अपना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 121 कमाल का क्वेश्चन है, और सच बताऊं ये ना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला बहुत आसान क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। यहां पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है, यहां पर ना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल जो होती है, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमें यहां पर लॉजिकल सीक्वेंस में जमा कर रखना है। उन स्टेप्स को हमें यहां पर लॉजिकल सीक्वेंस में जमा कर रखना है। क्लियर। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किसी सॉफ्टवेयर को आप बनाते हो, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग एंड डबिंग करने लगते हो क्या, या फिर सिस्टम के बारे में उसका डिजाइन करने लगते हो, या फिर इंप्लीमेंटेशन कोडिंग करते हो, या फिर उसका डायरेक्ट मेंटेनेंस देखने लगते हो, या फिर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो। दोस्तों जब भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में देखते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट उस सामने वाले की समझ आ जाती है, उस सॉफ्टवेयर की समझ आ जाती है, तो उसके बाद हम उसके सिस्टम डिजाइन की ओर जाते हैं कि अब हमें उस सिस्टम को यहां पर डिजाइन कैसे करना है। इतना समझ आने के बाद दोस्तों हम यहां पर इंप्लीमेंटेशन कोडिंग, सिस्टम समझ लिया, डिजाइन समझ लिया, अब उसको यहां पर इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए क्या कोड हमें यहां पर लिखना है, तो कौन कौन से उसके लिए एक्चुअल कोड जो बन रहे हैं वो हम यहां पर लिख रहे हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमने कोड लिख लिया दोस्तों, कोड लिखने के बाद जब हम उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर रहे होते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के लॉन्चिंग के टाइम पर हमें उसकी टेस्टिंग एंड डबिंग के बारे में समझना होता है।
अब उसको टेस्ट तो कर लें, एटलीस्ट इतना हो गया। आप यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर को लोड करने वाले हो तो उससे पहले उसको टेस्ट तो कर लिया जाए। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो आप टेस्टिंग एंड डबिंग के बारे में समझते हो। क्लियर, डीबगिंग, सॉरी डीबगिंग इन द सेंस जितने भी बग्स होते हैं उन बग्स को यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान ठीक करना। जितने भी उस सॉफ्टवेयर में जो कोड्स वगैरह है, जब हमने उस कोड को इंप्लीमेंट किया, जब हमने उस कोड को रन करा पर्टिकुलर, तो कुछ मिस्टेक्स हमें समझ में आई, तो उसने हमने टेस्ट कर लिया और उन मिस्टेक्स को डीबग कर दिया। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड द लास्ट वन, जब आप किसी भी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हो, निकाल देते हो, उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट यहां पर आता है दोस्तों, वो आता है मेंटेनेंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। करेक्ट। तो अरेंजमेंट आप समझ लेना, सबसे पहले मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सिस्टम का डिजाइन करते हो। क्लियर। उसके बाद आप यहां पर इंप्लीमेंट एंड कोडिंग करते हो। इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। आसान सा सवाल था, मैंने बोला था आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ब्रेन थ्योरी के ऊपर, विक्टर्स ब्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है विक्टर्स ब्रूम की। ठीक है, कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं जो विक्टर्स ब्रूम एक्सपेक्टेंसी के लिए यहां पर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए जाने जाते हैं। विक्टर ब्रूम की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये विक्टर ब्रूम ने दी थी और इसे यहां पर 1964 में इस थ्योरी को दिया था। यहां पर उन्होंने बताया था मोटिवेशन इज इक्वल एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू वैलेंस। यानी कि दोस्तों सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी, जब भी आप किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो तो एफर्ट से परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। मैं मेहनत करूं तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट तो रख रहे होगे ना क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मोटिवेशन का द मोस्ट इंपोर्टेंट, विक्टर ब्रूम ने यह बताया था कि एक्सपेक्टेंसी, उस एफर्ट से परफॉर्मेंस होगा भी या नहीं होगा। सेकंड जो आपको बताया था वो बताया था इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी कि परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो आपको प्रमोशन होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो किसी कंपनी के अंतर्गत और आप मैनेजर की नजर में आ जाते हो तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अदर बात यह कि आपका डेस्टिनी, ऑफिस पॉलिटिक्स वो सब होती रहती है, लेकिन जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो इसी तरीके से काम करती है कि आपको किसी भी चीज के लिए ऑफिस हटा देते हैं, कंप्लीट हटा देते हैं। हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि मैं यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत यहाँ पर प्रिपरेशन करूंगा, यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करूंगा, यहाँ पर एक सरकारी नौकरी लूंगा, बढ़िया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, मैनी मोर। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अब उस एक्सपेक्टेशन के लिए आपने सेकंड थिंग जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलिटी है, यानी कि जो परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस रिलेट कर रहे हो आप पढ़ाई से, जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, भाई उसका रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। करेक्ट ना। उसका रिजल्ट अब आपको कब मजा आएगा वो परफॉर्म करने में। आपने बीएसआई एकेडमी का सपोज करो कोर्स ले लिया, आपने यहां पर 15 दिन पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करे, और जब आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए, पहला मॉक आपने दिया, आपके 100 में से, मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 में से 50 आए, थोड़े से आप डिमोटिवेट हो, आपने और पढ़ाई करी, 100 से 70 आए। तो ये इंस्ट्रूमेंटलिटी आपको यही तो दे रही है कि परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है ना। क्लियर। लास्ट है दोस्तों वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस लास्ट में आता है। वैलेंस ये है कि रिवॉर्ड जो है वो कितना वैल्यूएबल है। ये तीनों कंपोनेंट जो है ना वो इस थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, विक्टर ब्रूम्स की थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है अगर आप याद रखते हो ना तो ऐसे VEI की तरह याद रख लेना, बस VEI, यानी कि विक्टर्स एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ वैलेंस। अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि विक्टर ब्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो।
समझ आ रहा है सारी चीजें? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स पॉलिसी स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर एडॉप्शन डिक्लेरेशन एट इंटरनेशनल लेवल। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक बार बता देता हूं। निम्नलिखित ओपन एक्सेस पहल नीति घोषणाओं को उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने घोषित किए जाने के वर्ष के अनुसार यहां पर हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर इंग्लिश में ही डिमांड करते हैं। ठीक है, अपन इंग्लिश में ही इसको रीड करेंगे, इंग्लिश में ही समझेंगे। सबसे पहला है दोस्तों द कोएलिशन ऑफ ओपन एक्सेस पॉलिसी। ठीक है, सेकंड है दोस्तों द बर्लिन डिक्लेरेशन। थर्ड, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों यहां पर स्पार्क। स्पार्क जो है 1998 का यहां पर इनिशिएटिव है। ठीक है, स्पार्क शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पार्क बोलते हैं। स्पार्क 1998 का एक इनिशिएटिव है। इसको यहां पर जो ईयर ऑफ एडॉप्शन है वही आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना ये 1998 का ईयर ऑफ एडॉप्शन है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरी पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्सेज कोएलिशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। 1998 में इसका ईयर ऑफ एडॉप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड दोस्तों द बुडापेस्ट जो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है ये यहां पर 2002 में इसका एडॉप्शन ईयर है। आप बर्लिन डिक्लेरेशन पे जाओगे, एक साल बाद ही आपको यहां पर बर्लिन डिक्लेरेशन का एडॉप्शन देखने को मिलता है। द बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। क्लियर है? फिर आप नेक्स्ट जानते हो यहां पर द कोएलिशन ऑफ ओपन एक्सेस पॉलिसी इंस्टीट्यूशन 2011-12 में आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट जो आता है दोस्तों वो आता है स्कॉटिश ओपन एजुकेशन डिक्लेरेशन। ये 2013 में आपको देखने को मिलता है। ये जितने भी ओपन एक्सेस मूवमेंट है ये वो माइलस्टोन्स हैं जो यहां पर ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की पॉलिसी स्टेटमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मददगार यहां पर साबित हो। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में डिजिटल रिपोजिटरीज जो है ना, अगर आप यूट्यूब पर ये देखोगे ना तो मैंने आपको सिर्फ रिपोजिटरीज का ही पूरा यहां पर एक टॉपिक लेके पूरा पढ़ाया हुआ है और आप बिलीव नहीं करोगे डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन छपा हुआ आ गया है ना। तो आप लोग छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो, एक एक क्वेश्चंस की मेहनत होती है यहां पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर अरेंज द फॉलोइंग डिजिटल रिपोजिटरीज इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पर SSRN की। जो डिजिटल रिपोजिटरीज है यहां पर सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 1994 में की गई। दूसरा है दोस्तों यहां पर नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1996 में की गई थी। फिर आ जाता है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ई DOAS डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, इसकी स्टैब्लिशमेंट 2003 में यहां पर की गई थी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरीज की स्थापना जो है वो 2008 में की गई थी। लास्ट में आता है साइंस ओपन जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। सबसे पुराना जो कमर्शियल रिपोजिटरी है ना दोस्तों वो SSRN ही है जिसे हम सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? मजा आ रहा है? टाइम टेकिंग रहेगा लेकिन डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन। अब जैसे और डिजिटल लाइब्रेरीज है, सपोज करना अब मैंने आपको यहां पर सबके ईयर लिखा दिए। अब हो सकता है पर्टिकुलर एक आगे वाले UGC नेट यहां पर एग्जामिनर का ऐसा माइंडसेट चले, आपसे सिर्फ ये पूछ ले द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल रिपोजिटरी, ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुई थी, व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड, आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले तो डेफिनेटली अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा तो वो काम करेगा ना आपके लिए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। यहां पर दोस्तों
ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है कि यहां पर डिजिटल लाइब्रेरीज दी गई हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज में लिस्ट वन और लिस्ट टू यहां पर दी गई हैं। लिस्ट वन जो है यहां पर, लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो लिस्ट वन में डिजिटल लाइब्रेरी के जितने भी जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं, पबमेड में आपको पढ़ा चुका हूं, ई स्कॉलर रिपोजिटरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, साइट बेस में आपको पढ़ा चुका हूं, नेटवर्क्ड कंप्यूटर साइंस टेक्निकल रेफरेंस लाइब्रेरीज में आपको पढ़ा चुका हूं। ये वो लिस्ट है जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लिस्ट टू में इसके सारे इनिशिएटर्स आपको यहां पर दिए गए। साइट बेस जो है यूनाइटेड किंगडम की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया गया। ये जो डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है साइट बेस के नाम से जिसे जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की एक लाइब्रेरी है दोस्तों, साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा स्टार्ट यहां पर इसे किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ई स्कॉलरशिप रिपोजिटरी, कैलिफोर्निया की डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा ई स्कॉलरशिप रिपोजिटरी की स्टार्टिंग की गई है। आसानी से आसान तरीके से पढ़ते चलो। पबमेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पबमेड की अगर बात करें तो यूएसए का जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है और ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, इसकी स्थापना पबमेड ने की गई है। फोर्थ है दोस्तों नेटवर्क्ड कंप्यूटर साइंस टेक्निकल रेफरेंस लाइब्रेरी एनसीएसटीआरएल, इसकी स्थापना यहां पर डार्पा एंड एनएसएफ के द्वारा की गई है। इसे फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूएस इसे फंड करता है। क्लियर है? तो ये डिजिटल लाइब्रेरी की लिस्ट वन हो गई और लिस्ट टू हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री है, टू मत कर देना, थ्री है। समझ आ रही है सारी चीजें? चलो 125 क्वेश्चन तक हम पढ़ लिए थे। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर मैं आपको ऑनेस्टी बताऊं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। यहां पर ना अरेंज दीज टेक्नोलॉजीज बाय देयर रीडिंग रेंज कैपेबिलिटी शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। यहां पर कुछ टेक्नोलॉजीज आपको दी हुई हैं, उन टेक्नोलॉजीज की रीडिंग रेंज कैपेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। उन टेक्नोलॉजीज की रीडिंग रेंज कैपेबिलिटीज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। टफ है। और रीडिंग रेंज कैपेबिलिटीज में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट किसकी है और नेक्स्ट यहां पर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट किसकी है? शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट आपको बताना है रीडिंग रेंज कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 126 बायोमेट्रिक सेंसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे शॉर्टेस्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी यहां पर बायोमेट्रिक स्कैनर को टच किया जाता है तो वो कॉन्टेक्टलेस टच नहीं होता, कॉन्टेक्ट टच होता है एक तरीके से। अब देखो नीचे आ जाओ, ऑप्शन नंबर ई किसमें है पहले वाला? तो भाई ऑप्शन नंबर ई है। ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ये भी इस तरीके से भी एक हैबिट बनाओ, ठीक है। फिर सेकंड आपने ध्यान दिया होगा क्यूआर कोड तो आप पेट्रोल पंप वगैरह में दोस्तों जब आप गए होगे तो बहुत दूर से भी स्कैन कर लेते हो, आप जूम कर लेते हो, चीजें कर लेते हो। बारकोड की जो मशीन होती है ना वो लाइन ऑफ साइट अगर उसकी रेंज की बात करें तो उसकी रेंज होती है मैक्स टू मैक्स मिनिमम टू 10 to 30 सेंटीमीटर। तो सेकंड नंबर पे आ गया भाई बारकोड। यहां पर देखो ये हो गया क्लियर। चलो इसको भी हटा दो और देख लेते हैं, हो सकता है हमने कुछ गलत कर दिया। क्यूआर कोड जो होता है इसकी रेंज आप कभी भी नोटिस करना 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक आपको क्यूआर कोड की रेंज मिल जाएगी। आजकल हर कोई क्यूआर कोड यूज कर रहा है। कमेंट में आप मुझे क्यूआर कोड की फुल फॉर्म भी बताना कि क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। आपने मैक्सिमम देखा होगा कई बार आप कार में बैठे हुए आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया तो आप दूर से उसे स्कैन करके यहां पर कर देते हो तो उसकी रेंज यहां पर ज्यादा है। एनएफसी जो है दोस्तों इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी रेंज यहां पर आपको यहां पर 1 मीटर से भी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। आरएफआईडी की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज जो है 1 मीटर से 10 मीटर तक आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, बाकी सारे गलत है। कई बार अगर सबकी भी रेंज नहीं पता हो तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने 1-2 क्वेश्चन देखे, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। छोटी छोटी चीजें यहां पर आप लोगों को जरूरी है सीखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेवर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग्स इज आइडेंटिफाइड एज।
मैक्स वेबर जो साहब थे ना, बहुत कमाल के साहब थे पहले बात तो, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज्यादा एम्फिटिव अंडरस्टैंडिंग। मैक्स वेवर की बात की जा रही है। मैक्स वेवर ने यहां पर एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की थी। मैक्स वेवर ने एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में यहां पर बात की गई थी। एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यहां पर मैक्स वेवर ने दिया था। ठीक है, इसको हम इंटरपेरेटिव पैराडिगम के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसे हम यहां पर इंटरपेरेटिव पैराडिगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये इसका क्या काम होता है कि लोग ना अपने जनरल नेचुरल मीनिंग्स में यहां पर ये समझने के लिए जरूरी है कि यहां पर वो लोग कैसे यहां पर काम करते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलें और आगे चलें क्वेश्चन नंबर 128 पर। चलो ये तो 130 पे आ गए हम सीधे, 2 क्वेश्चन स्किप कर गए। क्यों? 128 थोड़ी सी पीडीएफ की, हम पीडीएफ का साइज छोटा करते हैं। ये 127 आया, फिर आई थिंक पीडीएफ लोड होने में कोई इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट। चलो अपनी पीडीएफ भी तो हमने बना रखी है, 127 तक सारे ऑप्शंस लेके रखे आप लोगों के लिए, पढ़ाई नहीं रुकेगी। चलो 128 पे आ जाते हैं। 127 हमने सॉल्व कर लिया। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट के अंतर्गत। मैच द मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ जीएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिस्ट 1 विद देयर ईयर ऑफ रिलीज इन लिस्ट 2। यहां पर डेस्बियन की बात करें तो 1993 है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पुराना है। ठीक है, एसयूएससी जो लिनक्स एंटरप्राइज सर्वर है 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। फेडोरा 2003 में, उबुंटू बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे पॉपुलर है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर उबुंटू ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? डेस्बियन जो है 1993 से स्टार्ट हुआ था, ये रूट है। यहां पर आपको इसी के थ्रू काफी सारे अलग अलग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया गया था। चलो 129 देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज सीआरपीडी केम इनटू फोर्स इन। संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन सीआरपीडी में लागू किया गया था। ध्यान रखना पूरी फाइनल डेट 3 मई 2008। सीआरपीडी जो है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, एडॉप्ट हुआ था 13 दिसंबर 2006 में। 13 दिसंबर 2006 में इसको यहां पर एडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये फोर्स में आया था 2008 में। ये डिसेबिलिटी राइट्स का इंटरनेशनल ट्रीटी है जो लाइब्रेरीज में भी एक्सेसिबिलिटी के लिए यहां पर यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 2006 भी यहां पर डेट दे दी है और 3 मई 2008 भी आपको दे दिए। तो मई 2008 है क्योंकि दिसंबर 2007 और 2008 को देखकर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। WAIARIA द एक्सेसिबल वेब कंटेंट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज इज अप्रूव्ड बाय। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका W3C, जो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेसिबिलिटी जो इनिशिएटिव है, ये W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डेवलप और अप्रूव किया। ये सेशन जो है रीडर्स के लिए डायनेमिक कंटेंट को एक्सेसिबल बनाता है, जैसे ARI रोल्स हो गए, स्टेट्स बैंक के रोल्स हो गए। बाकी ऑप्शंस यहां पर इसके गलत देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है उसी के द्वारा यहां पर WAIARI जो विकलांगों के लिए वेब सामग्री को सुलभ बनाता है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया था। आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे, बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया। टेलीग्राम से जुड़ जाओ।
टेलीग्राम के अंदर आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पूरा डिटेल आंसर की मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन पैटर्न समझ आ जाएंगे। खास बात यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्वेश्चन भी दोनों में रहेंगे बाइलिंगुअल और सॉल्यूशन भी दोनों में रहेगा। अगर आप यूजीसी नेट 2026 को लेकर सीरियस हो, बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।